नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए जसविंदर शर्मा जी की एक कहानी मन नहीं 10-20 सुना रही हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी मन नहीं 10-20। मैं जीवन के 7वें दशक से गुजर रहा हूँ। मैं नेशनल कॉलेज का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा हूँ। सारी उम्र यहीं काटी है मैंने। मेरे जीवन के 3 फेज़ हैं, कॉलेज से पहले, कॉलेज में और कॉलेज के बाद। कॉलेज का मेरे जीवन पर इतना ज़्यादा प्रभाव रहा है कि इसके बिना मेरे जीवन की कहानी अधूरी ही है। लोगों को हैरानी होती है कि मैं एक ही कॉलेज में सारी उम्र रहा, मगर फिर भी मुझे इतने गहरे अनुभव हुए। मैं शिवालिक पर्वत श्रृंखला के तले नूरपुर कस्बे में पैदा हुआ, जो राज्य का सबसे पिछड़ा और शांत इलाका है। इस कस्बे की आबादी तब मुश्किल से 3,000 रही होगी। दरअसल ये कस्बा 3 राज्यों के सीमाओं के पास था। इसी वजह से इसका सही विकास नहीं हो पाया। इसकी बोली व संस्कृति में अजीब घालमेल मिलता है। यहाँ एक सरकारी हाई स्कूल था। अपने पुरखों की तरह मेरे पिता भी एक किसान ही थे। कस्बे की बाहरी खुली इलाके में खेतों के साथ साथ हमारे घर भी थे। मैं कक्षा में पढ़ाई में सबसे तेज़ था। 10वीं में मैं मेरिट में आया था और इसी वजह से 100 मील दूर के इसी स्कूल में मुझे नेशनल कॉलेज में दाखिला मिला और साथ ही फ़ीस भी माफ़ कर दी गई। अपने 100 से ज़्यादा लोगों के बड़े कुनबे में मैं पहला ही लड़का था जिसने 10वीं के बाद कॉलेज का मुंह देखा था। पूरे उत्तर भारत में नेशनल कॉलेज का बहुत नाम था। 10वीं कक्षा में मैंने अच्छे नंबर लिए। अब 12वीं की परीक्षा में मेरे आने वाले समय का तय होना था। मैं कॉलेज के पहले 10 तेज़ बच्चों में था। 70 के दशक में कॉलेजों में उतना खुलापन नहीं था। लड़के और लड़कियों को आपस में मिलने, बोलने व साथ साथ खड़े होने में झिझक आती थी। लड़के व लड़कियों के अलग अलग झुंड खड़े नज़र आते थे। मुझ जैसे लोग जो छोटे कस्बों से आए थे, लड़कियों को लेकर ज़्यादा आतुर और तत्पर रहते थे। साथ ही इसी शहर के चंट लड़के लड़कियों के साथ कॉफ़ी हाउस जाते या मूवी देखता। हमारे लिए सब सपने के समान था। हमारी 12वीं क्लास में जो मेडिकल सेक्शन था, उसमें 8 लड़कियां और 25 लड़के थे। इन 8 में से 4 लड़कियां तो बहन जैसी थी, काली चश्मे शुगमार। बाकी 4 के लिए हम टॉप के 10 बच्चों में कंपटीशन आए दिन कड़ा होता जा रहा था। सभी लड़के इन लड़कियों से दोस्ती करना चाहते थे। हम कॉलेज में 4 बजे तक रहते थे। थ्योरी क्लासों के बाद भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान में प्रैक्टिकल व लैब टेस्ट करने के लिए। लैब टेस्ट के दौरान हमारे टीचर हमें जोड़ों में बांट देते थे। ज़्यादातर लायक बच्चों के हिस्सों में लड़कियां आती थी। लड़कियां चाहती थी कि उन्हें तेज़ बच्चों का साथ मिले। वे उनसे नोट्स व अन्य पाठ्य सामग्री आदि मांगती और इस तरह दोस्ती बढ़ने के आसार बढ़ जाते। मैं 17 साल का हो चुका था और इस उम्र में लड़के में लड़की से दोस्ती करने की कामना पूरे उठान पर होती है। अब तक मुझे लड़की से दिल की बात कहने का मौका नहीं मिला था। मेरे लिए तो लड़की ऐसा अद्भुत जीव था जो किसी दूसरे ग्रह का रहने वाला था। पहले त्रैमासिक टेस्ट होने के बाद लड़कियां गंभीर होती गईं और उन्होंने भी तय कर लिया कि किसे लिफ्ट देनी है और किसे नहीं। मेरे साथ बहुत अधिक बार पार्टनर बनी गीता ने मुझ में नोटिस लेना शुरू कर दिया था। मेंढक तथा खरगोश का चीर फाड़ करते समय हमारे हाथ टकराते तो बिजली की लहरें सारे शरीर में दौड़ने लगती। दिए गए सॉल्ट में से रसायन अलग करते समय या प्रिज्म का इंडेक्स निकालते समय हम एक दूसरे को कनखियों से ज़्यादा देखते। मुझे प्यार नामक कीड़े ने काट खाया था और गीता की हालत भी वही थी। गीता इसी स्कूल के बड़े बिजनेसमैन की इकलौती लड़की थी। मुझे इस बात का इल्म ही था कि उसके डैडी में इतनी हैसियत है कि वो उसे मेडिकल कॉलेज में पैसे देकर सीट दिला सकते हैं। मेरा परिवार तो किसानों का परिवार था। उन्हें क्या पता था कि मैंने क्या करना है। वहाँ तो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर हल्की मूठ पकड़ लेते और फिर उनकी शादी हो जाती थी। मुझे तो अपना रास्ता खुद बनाना था और मैं था कि गीता के ख्वाबों में दिन रात खोया रहता। परीक्षा के लिए मुझ में आत्मविश्वास कुछ अधिक ही था। कोई कारण नहीं था कि मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला ना मिले। हमने पीरियड बंक करने शुरू कर दिए। हम साथ लगते छावनी एरिया में चले जाते, मूवी देखते, कॉलेज टाइम में बाज़ारों में घूमते और मॉल रोड के दक्षिणी छोर में उजाड़ चर्च के सुनसान इलाके में बैठते। गीता थोड़ी मोटी थी मगर सुंदर दिखती थी। वो फैशन के चुस्त व आकर्षक कपड़े पहनती थी। उसके घने लंबे रेशमी बाल थे, मोटी मोटी आंखें और चेहरा गुदाज और हाथ मुलायम। हम ये सब साबित करने में तुले थे कि हम परफेक्ट लवर्स हैं। हमारे बीच अलग अलग जातियां सबसे बड़ा रोड़ा था। मैं राजपूत था और गीता बनिया थी। इसीलिए हमारे प्यार में कुछ ज़्यादा ही शिद्दत और तोशी थी, क्योंकि हमें पता था कि हमारी शादी नहीं हो पाएगी। इतनी कम उम्र में हमें शादी ही की ही पड़ी थी।
प्यार का कोई दूसरा तमाश समझ में नहीं आता था। जीवन में अपना करियर बनाने में हम भूल ही गए थे। जब मुझे होश आया तो बहुत देर हो चुकी थी। गीता मेडिकल कॉलेज में चली गई थी। मैं अजीब कश्मकश में था कि अब क्या करूं। खैर, मैंने आर्ट सब्जेक्ट लेकर डिग्री करने की ठानी। मेहनती तो मैं था ही। आर्ट की डिग्री में सारे कॉलेज में प्रथम आया। फिर यहीं से एमए किया, उसमें भी फर्स्ट क्लास ली। यूनिवर्सिटी में टॉप किया। कॉलेज के मैनेजमेंट मुझसे इतनी खुश हुई कि मुझे अंडर ग्रेजुएट क्लासें पढ़ाने के लिए रख लिया। फिर मैंने पीएचडी कर ली और 40 साल की उम्र में इतने बड़े कॉलेज ने मुझे प्रिंसिपल बना दिया। मुझे जीवन में सब कुछ मिला। गीता से अपने प्यार का किस्सा मैं बहुत पहले भूल चुका था। वुमेन कॉलेज की एक सुंदर, सुशील और आकर्षक लेक्चरर से मेरी शादी हुई और हमारे घर एक प्यारा लड़का पैदा हुआ। हम सुखी जीवन जी रहे थे। मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ था और मेरा बेटा पढ़ लिख कर यूएसए चला गया और वहाँ के एक भारतीय परिवार में उसकी शादी हो गई। अचानक एक कार दुर्घटना में मेरी पत्नी की मौत हो गई। मैं तो फट पड़ा। जीवन से सारा रस ही गायब हो गया। लगता था कि अब आगे जीने का या काम करने का उद्देश्य ही क्या रह गया। मेरा बेटा और उसका परिवार 1 महीना मेरे पास रहकर लौट गए। वे कब तक यहाँ रुकते? उनके कैरियर का सवाल था। मेरे पास दौलत थी। मैं देर रात तक कॉलेज के कामों में लगा रहता, मगर घर आते ही उदास हो जाता। तभी एक दिन पुराना मित्र अनिल मुंबई से मुझसे मिलने आया। उसे मेरी पत्नी की मौत की खबर मिली थी, मगर वो विदेश में था। वो मुझे सांत्वना देने आया था। यहाँ आकर उसने मुझे देखा तो वो हैरान रह गया। मेरा बुझा हुआ चेहरा, आंखें पीली, कपड़ों की भी मुझे कोई चिंता नहीं थी। क्लब में पैग उठाते हुए उसने कहा, देख कपिल, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। तुम अकेले रहोगे तो ज़िंदगी आधी हो जाएगी तुम्हारी। पहले रिश्तेदार काफ़ी समय देते थे एक दूसरे को। अब शहरों में लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। तुम्हारे बेटे के पास भी तुम्हारे लिए समय नहीं है। तुम्हें अपना ख्याल खुद ही करना होगा। ये कॉलेज ही तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ नहीं है। और ज़रा उम्र दराज हो जाओगे और रिटायर हो जाओगे तो यही घर काटने को दौड़ेगा। गुस्से में आकर वो बोला, हादसे किसके साथ नहीं होते। पत्नी चली गई तो क्या तुम भी चिता में जल जाओगे? कुछ अपने लिए सोचो भाई। मैं क्या सोचूं? अब इस अधेड़ पक्की हुई उम्र में तो अकेला ही रहना है मुझे। अकेला क्यों? अभी तो तुम 54 साल के हो। आदमी और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। बहुत सारे लोग प्रस्ताव लेकर आए थे कि मैं शादी कर लूँ। अरे बाबा, इस उम्र में अगर मैं कोई झक्की स्त्री अपने घर ले आया तो बेटे से तो उसे विमुख होऊंगा ही। मेरी अपनी शांत ज़िंदगी में भी भूचाल आ जाएगा प्यारे। वह मेरी ज़िंदगी पर हक जमाएगी तो मेरा बेटा क्या कहेगा? कल उसके भी बच्चे हो जाएंगे, या साथ में कोई बच्चा लेकर आई तो? इस उम्र में कोई 16 साल की कन्या तो मुझे मिलने से रही। हम लोग 21वीं सदी में रहते हैं। तुम्हारा बेटा अनपढ़ गवार नहीं है कि वो तुम्हारा विरोध करेगा। हो सकता है वो भी चाहता हो कि तुम जीवन में फिर से सेटल हो जाओ। मृत पत्नी की याद में यूं घुलते रहोगे तो जल्दी ही राम नाम सत्य हो जाएगा तुम्हारा। तो फिर मैं क्या करूं? मेरे पास तुम्हारे लिए एक बढ़िया मैच है। मेरे पड़ोसी हैं मुंबई में, मिस्टर सिंह। उनकी लड़की ने शादी की उम्र पार कर ली है। वो 40 के करीब होगी। वो एक इंटरनेशनल लेवल के स्कूल में टीचर है। मानसिक रूप से तुम्हारे बराबर ही आईक्यू होगा उसका। वो सुंदर है, आकर्षक है और गंभीर है। तुम कहो तो मिस्टर सिंह से मैं अभी बात कर लूँ। उनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है। पिछले 10 सालों से जानता हूँ उन्हें। निहायत शरीफ और नेक फैमिली है। मुझे बड़े भाई समान मानते हैं। कल कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं हूँ ना। लड़की नौकरी छोड़कर तुम्हारी बहुत सेवा करेगी और वो है भी बहुत प्योर वर्जिन। जाकर स्विट्ज़रलैंड हनीमून मनाना। कहो तो मिलाऊं क्या उनका नंबर? मैं अपने बेटे से सलाह तो ले लूं। उसे राज़ी करना मेरा जिम्मा रहा। तू लड़की और उसका परिवार देख ले पहले। यू आर पुटिंग मी इन ट्रबल्ड वाटर। देख ले यार। अनिल ने मेरी बात न सुनी। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं अभी जवान था। अनिल की बातों में आ गया। अकेलेपन को मिटाने के लिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। अपने मन में उमड़े वासना के उद्वेग को मिटाने के लिए एक कुंवारी लड़की को पाने की बलवती इच्छा के सन्मुख विवश हो गया। मेरे सामने पहाड़ सी लंबी जिंदगी पड़ी थी। मेरी हाँ करने के बाद बेटे ने पूछा। उसने तुरंत अपनी सहमति दे दी। ऐसा करके वो भी हल्का हो गया। कहाँ तो उसे मेरी चिंता रहती थी। अब मुझे नई पत्नी के हवाले करके वो मस्त होना चाहता था। शादी के 2-3 महीने बाद तक मुझे दुनिया जहान की चिंता ही नहीं रही। मैं पता नहीं किस दुनिया में उड़ता रहा, विदेश में घूमा। यहाँ भारत में आकर भी कभी दिल्ली तो कभी मुंबई तो कभी पंजाब। मोनिका की लंबी चौड़ी रिश्तेदारियाँ थीं। इसी बीच मोनिका गर्भवती हो गई। उसके लिए तो ये खुशी की खबर थी, मगर मेरे लिए ये बात चिंता का विषय बन गई थी। मेरा पोता मेरे होने वाले बच्चे से 3 साल बड़ा होगा।
बात कुछ गले से उतर नहीं रही थी। कॉलेज के लोग क्या कहेंगे? मैंने अपनी शादी अपनी ऊब मिटाने के लिए की थी। मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए जाएं। बुढ़ापे की औलाद कितना दुखी करती है मैं जानता समझता था। उनके साथ हमारा जनरेशन गैप ही इतना अधिक होता है कि घर में शांति का माहौल नहीं रह सकता। खैर, काफ़ी बहस के बाद मोनिका गर्भपात के लिए राज़ी हुई। इस घटना ने उसे बिल्कुल बदल दिया। फिर अब जैसे ही हमारी शादी को 1 साल हुआ, मोनिका का असली व्यक्तित्व मेरे सामने खुलता गया। वो तो आग का गोला थी। मेरी पहली पत्नी बड़ी समर्पित, शांत और मृदुल स्वभाव की थी। बहस नहीं करती थी, हमें एक दूसरे पर अगाध भरोसा था। मोनिका के लाड़ चाव मैं सारे करता था, मगर इसे वो एक प्रकार का फुसलाना मानती थी। मैं उससे सेक्स करने के लिए ये सब करता हूँ। हमारे बीच 15 साल का गैप था। उसके हर टॉपिक पर विचार ज़्यादातर मुझसे अलग होते थे। उसका जन्म मुंबई में हुआ था। 40 साल वो वहाँ रही थी। यहाँ इस छोटे से शहर में वो खुद को असुविधाजनक, घुटी घुटी व असुरक्षित महसूस करती थी। कॉलेज का हेड होने के नाते मुझे काफ़ी समय कॉलेज में देना होता था। घर में मोनिका कॉलेज के जवान लेक्चरर को बुला लेती और उससे गपशप करती। एक बार मैंने सही ढंग से उसे समझाया भी तो वो गुस्से में बिफर गई। तुम एक छोटे कस्बे के किसान के बेटे हो, तुम क्या जानो दुनिया कहाँ है। अगली बार मुझ पर शक करोगे तो मैं 10 सेकंड में तुम्हें छोड़कर चले जाऊंगी। मैं यहाँ 30,000 रुपये महीना कमाती थी, तुमसे शादी की, कितनी कुर्बानी दी, मुंबई छोड़ा, 20 साल की ऑक्सफोर्ड स्कूल की नौकरी छोड़ी, तुम्हारे कहने पे अबॉर्शन कराया। अब तुम क्या मेरी जान लोगे? मुझे घुट घुट कर मार डालोगे? हम लोग एक NGO बनाकर स्लम में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। मेरी तसल्ली हो गई। फिर मेरे साथ वो बिस्तर पे एकदम ठीक थी, मैं उस पर शक कैसे कर सकता था? मोनिका वास्तव में एक मॉडर्न लड़की थी, जिसको एक आदमी से मेलजोल रखने में संतुष्टि नहीं होती थी। वहाँ मुंबई में यह सब चलता था, मगर यहाँ छोटे शहर में बदनाम होने का डर था। मैं थोड़ा पुराने विचारों का ठहरा। हफ्ते में एक बार उससे मिलता था और रात दिन कॉलेज के कामों में सिर खपाता रहता था। एक ना एक दिन तो उसका भांडा फूटना ही था। एक दिन कुछ खोजते हुए उसके पास में मुझे कंडोम का बड़ा सा पैकेट मिला। मैं कभी कंडोम प्रयोग नहीं करता था। कंडोम पाकर मेरे मन में संदेह का बीज अंकुरित हो गया। मैंने सोचा कि गलती मेरी ही है। जवान बीबी को खुश करने की टेक्निक मुझे नहीं आती। कल मेरे दोस्त अनिल को सारी बात बताऊंगा तो वो मुझे ही लल्लू व चुगत कहेगा। कहीं गर्मी में कोई कदम उठा लिया तो फिर बुढ़ापा रोते धोते ही कटेगा। बदनामी और बुरी गत होगी सो अलग। मैंने मोनिका पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना शुरू कर दिया। कॉलेज से छुट्टी ले ली, उसे घुमाने हिल स्टेशन ले गया, उसके लिए नौकरी की भी बात कर ली। 1 महीने तक मैंने अपना रवैया बदल कर देखा और सोचा कि अगर अब भी चाहूँ तो अपनी हिलती चरमराती हुई शादी को बचा सकता हूँ। मैंने 2 महीने और बीतने दिए। एक प्रकार से दिल पर पत्थर रखकर शक के बीज को कुचलने की कोशिश की। सच बात तो ये भी थी कि मोनिका को दिल से चाहने लगा था। वो थी ही इतनी सुंदर और प्यारी। कॉलेज में कई सुंदर लेक्चरर्स थीं, जिन्हें मेरी एक संकेत भर की देर थी, मगर मैं ठहरा शर्म और झिझक का मारा। मोनिका बहुत सधे हुए ढंग से सारा खेल खेल रही थी। एक नज़र में मुझे लगता नहीं था कि मोनिका मुझे अंधेरे में रख रही है। अब मैं उसकी जासूसी भी नहीं करवा सकता था। छोटा सा शहर, कहीं बात फैल गई तो लोग न जाने क्या क्या बातें बनाएंगे। कहेंगे कि कपिल चौहान ही नामर्द है। अब बुढ़ापे में जवान बीवी से शादी करेगा तो फिर कहाँ संभलेगी उससे। एक दूसरी प्लान मुझे ठीक लगी। मैं किसी अन्य तरीके से खुद को झुठलाना चाहता था कि मोनिका पाक साफ है और मुझे ठग नहीं रही है। मैंने विश्वविद्यालय के काम के बहाने 3 दिन की छुट्टी ली और प्लान बनाया कि समय से पहले अचानक एक दिन या रात में देर गए आकर छापा मारूंगा। मोनिका के पर्स में मिले कंडोम वाली बात मुझे बेचैन किए जा रही थी। मैं एक दिन के लिए बाहर गया और मोनिका से बताकर गया था कि 3 दिन बाद लौटूंगा, मगर मैं दूसरी रात लौट आया तो मुझे मेरे ही घर में ताला लगा मिला। दूसरी चाबी तो मेरे पास ही थी। मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था। मोनिका अगले दिन भी नहीं आई। मैंने मोबाइल पर पूछा तो उसने कहा कि वो घर पर ही है। उसे शक ना हो मैं भी उसके आने से पहले कहीं चला गया। मैं देखना चाहता था कि मैं अपनी उजड़ती जा रही गृहस्थी को बचा पाता हूँ या नहीं। अब खुलकर मोनिका से कुछ भी नहीं कह सकता था कि पिछली 2 रातों वो कहाँ थी। वो तो कह देती कि वो घर पर ही थी, उल्टा मुझ पर ही दोष लगाती कि मैं उस पर बेवजह शक करता रहूँ। फिर घर से चले जाने की धमकी देती। हो सकता है कि यूं ही बहाने से लड़कर चली जाती। फिर तो बात संभालनी ही मुश्किल हो जाएगी। मेरी बातों पर कौन यकीन करेगा? कोई सबूत तो हो तो सारा टेंशन ख़त्म हो। अब मुझे उसकी जासूसी करवाने पर मजबूर होना पड़ा। मैंने दूसरे शहर की एक डिटेक्टिव एजेंसी की सेवाएं ली। ये जासूसी करने वाले बहुत उस्ताद होते हैं। कई बार दूसरी पार्टी को अपने फ़ायदे के लिए ब्लैकमेल भी करते हैं।
उससे मिल जाते हैं या सही बात सामने नहीं आने देता। अतः अपना नाम पता गोपनीय ही रखा तथा उन्हें मांगी गई रकम से ज़्यादा फीस दी। मुझे 1 हफ्ते में ही सारी रिपोर्ट, सबूत और फोटो मिल गए। इन्हें अदालत में ले जाता तो मुझे मोनिका से तलाक आसानी से मिल जाता। अब मैं एक्शन लेने को एकदम तैयार बैठा था। शादी के एकदम बाद अपनी मूर्खतावश मैंने अपनी लाखों की कोठी मोनिका के नाम कर दी थी। अब इसी कोठी में अपने साथ रह रही मोनिका को यहाँ से निकालना आसान नहीं था। मैं ठहरा शरीफ और इज्जतदार, वो किसी भी लेवल पर उतर सकती है। कॉलेज मैनेजमेंट को मेरी पत्नी और इसी कॉलेज के एक अन्य लेक्चरर के प्रेम संबंधों के बारे में पता चलेगा तो फिर क्या मैं यहाँ इज्जत से रह पाऊँगा? यही कुछ सोचते हुए मैंने 1 महीना और निकाल दिया। मोनिका को मेरे बदले हुए व्यवहार की भनक लग चुकी थी। वो अपने आप को किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में बचाने की तैयारी में लग गई थी। उसने बैंक लॉकर से सारे गहने निकाल लिए थे, नकदी भी निकाल ली थी। हर रोज़ मेरी योजना बनती कि सबूत के साथ मोनिका से एक बार खुलकर बात करूं, मगर मैं इतना मजबूत नहीं था। अगर वो कह देती कि हाँ ये सच है तो फिर इतनी निर्लज्ज स्थिति में हो सकता है सारी उम्र इस बदचलन औरत के साथ ही रहना पड़े। फिर मैंने फैसला किया वो इतनी गिर चुकी है कि अब फिर से उसका विश्वास पाना मेरे लिए मुश्किल है। मैं उससे इतनी घटिया बातें करना नहीं चाहता था कि मुझे खुद ही शर्म आए। मुझे उसके किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की अब ज़रूरत नहीं थी। मैंने कॉलेज मैनेजमेंट से बात की, कोई ऐसा कारण बताया कि मैं अपने बेटे के पास जाना चाहता हूँ 2 साल के लिए। उन्होंने मेरा इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया और अपने पैसों का हिसाब करके मैंने चोरी से इस शहर को छोड़ने की योजना बना ली। दिल्ली में मेरे चाचा का घर था। उससे मैंने कहा कि मैं कुछ महीनों के लिए उनके साथ रहना चाहता हूँ। वे ये खबर सुनकर खुश हुए। वहाँ जाकर जब मैंने उन्हें मोनिका की बेहयाई के किस्से सुनाए तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ। किसी दूसरे पते से मैंने अदालत में मोनिका के खिलाफ तलाक लेने के कागज़ जमा कराए। मैं नहीं चाहता था कि उसे मेरी भनक तक लगे कि मैं कहाँ हूँ। अनिल से दोस्ती के कारण मुझे डर था कि मेरी ससुराल के लोग मुझे ढूंढकर मुझ पर दबाव डालेंगे। जब मोनिका ने ही मुझे धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो, अब मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। मेरी कोठी तो कानूनी तौर पर उसी के नाम थी। मैंने अपने बेटे को भी सारी सच्चाई बता दी थी। मेरे पास पैसा था और मोनिका के बेवफा होने के सबूत थे। मैंने अपने दोस्त अनिल को फ़ोन पर ये सारी बातें बताई। उसने दूसरा रास्ता तलाशने को कहा, मगर मेरा फैसला पक्का था। मोनिका से मेरा पूरी तरह मोह भंग हो चुका था। अब अगर किसी समझौते के तहत हम साथ भी रहते तो एक ही घर में प्रेम और विश्वास से रहना संभव नहीं था। कुछ महीने लगे इन सबको निपटने में। पैसा भी बहुत खर्च हुआ। मोनिका ने भी मुझ पर टुच्चे इल्ज़ाम लगाए और नकली गवाह खड़े किए। मेरे बेटे ने भी आकर मेरी मदद की। उसे 2 बार भारत आना पड़ा, तब जाकर मुझे इस कीचड़ वाली स्थिति से बाहर निकाल पाया वो। मुझे अपनी कोठी वापस मिल गई, मगर मैं उसमें जाकर रहना नहीं चाहता था। मैंने यहीं दिल्ली में एक छोटा सा घर खरीद लिया और एक नौकर रख लिया। धीरे धीरे यहाँ मेरा सर्कल बढ़ने लगा। खाली आदमी के पास आने जाने वाले लोगों की कमी नहीं होती। अब मैं धक्के खा खा कर काफ़ी सुलझा हुआ आदमी बन चुका था। इन नए बने बोहेमियन दोस्तों ने मुझे जीवन को एंजॉय करने के रास्ते सिखाए। अब मैं पहले वाला कपिल नहीं रह गया था जो एकदम काम में ही मगन रहता था। अब सोचता हूँ कि अगर मैं काम के साथ दूसरे एंजॉयमेंट के काम भी करता रहता तो यूँ मोनिका मुझे डिच न करती। अब मैंने जीवन में खुश रहना सीखा था। सच कहूँ तो अब मैं काफ़ी आज़ाद ज़िंदगी जी रहा था। कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। बैंक में रखे पैसे की अच्छी आय मिलती थी मुझे। शेयर व दूसरे इन्वेस्टमेंट में भी अच्छा पैसा आ जाता था। अच्छे मौज मस्ती यार बन गए थे जिनके साथ गोवा, शिमला, काठमांडू जैसी जगहों पर हर साल जाने लगा था। घर पर भी आमद प्रमोद के बढ़िया साधन थे। 3-3 क्लबों की सदस्यता मेरे पास थी। हफ्ते में 3-4 बार जाकर वहाँ खाना पीना, चेस, रमी की बाजियाँ लगती, कॉकटेल पार्टियाँ होती। घर पर भी मैंने खूबसूरत बार बना रखा था। बेटे का परिवार या अन्य रिश्तेदार कभी कभार आ जाते तो मुझे बहुत कोफ्त होती। उनके जाने पर ही मुझे चैन मिलता। तभी वो हुआ जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे अधरंग हो गया। पानी की तरह पैसा बहाने के बाद भी कुछ खास अंतर न पड़ा। नौकर चाकर थे, मगर वे यार दोस्त अब नहीं आते थे जिनके साथ रंगरलियाँ मनाने की मुझे आदत पड़ गई थी, क्योंकि अब मैं उनके मतलब का नहीं रह गया था। बेटे ने भी साथ ले जाने में असमर्थता दिखाई। पूरा दिन नौकर मुझे व्हील चेयर पर इधर से उधर घुमाते। जीवन का सारा रस्सी गायब हो गया था। मेरा बेटा 2 महीने यहाँ रुका। इस बीच एक बार तो मेरी हालत बहुत नाजुक हुई थी। मुझे दिल का दौरा पड़ा। मुझे एक शानदार अस्पताल में बेटे ने दाखिल कराया। मुझे याद है वो दिन रात छत को टकटकी लगाए देखते रहना, पलंग के साथ लगी खिड़की से बाहर सड़क पर ट्रैफिक को देखना।
वहाँ कितनी हलचल थी, मगर मेरे लिए समय रुक गया था, मानो वो दीवार घड़ी के सेल डेड हो गए थे। एक रात सामने की ओर जाते हुए एक ट्रक के हॉर्न की कर्कश आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। रात 3 बजे के आसपास का समय होगा। मेरे सीने में हल्का सा दर्द भी उठने लगा। मैंने आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, एक बार मेरा स्वास्थ्य लौटा दे। मैं लोगों की सेवा में बाकी उम्र लगा दूंगा। मैंने बेटे को आवाज़ देनी चाहिए। बेटा पास के ही केयर टेकर के बिस्तर पर सोया था। अभी रात 11 बजे मुझे डिनर करवाया था उसने। यहाँ मेरी बहुत बढ़िया केयर हो रही थी। मुझे कितना अच्छा लग रहा था कि जब से मैं इतना सीरियस हुआ था, हर वक्त बेटा मेरी सेहत के बारे में बातें करता था। हर समय जान पहचान वाले रिश्तेदार पूछने आते थे। मन ही मन में ठीक होकर अपने उदास घर में लौटना नहीं चाहता था। कोई दूसरा विकल्प अब मेरे सामने नहीं था। बेटे के साथ जा नहीं सकता था, अब यहाँ अकेले ही रहना था मुझे। 7 साल एक ओल्ड एज होम में बिताने के बाद मुझे पता चला कि अपने घर की सही उपयोगिता क्या होती है। मैंने समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान का गहन अध्ययन किया। बुजुर्ग लोगों के लिए हेल्पलाइन शुरू की। 3-4 लोगों की मदद से सुबह शाम साथ लगती पार्कों में योगा, ठाका थेरेपी व ताली थेरेपी जैसी संकल्पनाओं से उम्र दराज लोगों को अवगत कराया। जनरेशन गैप, आपसी तालमेल व परिवार को तोड़ने वाली समस्याओं पर परामर्श देना आरंभ किया। मुझे लगता है कि ईश्वर से मैंने अपनी लंबी आयु की प्रार्थना इसीलिए की थी कि अपने जैसे तन्हा व शून्य पिंजरे में रह रहे बुजुर्गों के काम आ सकूं। तो ये थी आज की कहानी, मन नहीं 10-20। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।